हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विस्कुप्ता में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 के में पढ़ने वाले 12th क्लास अर्थात 12वीं के विद्यार्थी का होम साइंस गृह विज्ञान का चैप्टर 3 जन पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, इसीलिए आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को कोमल हाथों से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक चैप्टर 3 का जन पोषण एवं स्वास्थ्य से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूँ। इसी से आपको सब्जेक्टिव तथा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसीलिए आप इसको लास्ट तक देखिएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, यह चैप्टर आपका 3 है, जन पोषण तथा स्वास्थ्य। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं जन पोषण क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ है जन पोषण क्या होता है। तो जन पोषण अर्थात जन पोषण क्या होता है और यहाँ जन स्वास्थ्य पोषण क्या है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जो अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने से संबंधित है। इस उद्देश्य के लिए यह पोषण संबंधित समस्याओं का समाधान करने वाली सरकारी नीतियों एवं कार्यक्रमों द्वारा पोषण संबंधित समस्याओं का समाधान करता है। दूसरा का पॉइंट होता है समाज के गठित प्रयासों द्वारा स्वास्थ्य को उन्नत करना और रोगों की रोकथाम करते हुए जीवन अवधि को दीर्घ बनाने की कला और विज्ञान जन पोषण कहलाता है। अर्थात जन पोषण लोगों को जो जीव जंतुओं तथा लोगों को अर्थात जो जीव होते हैं उन्हें कोई पोषित तत्व दिया जाता है जिससे जन पोषण होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जन स्वास्थ्य की संकल्पना क्या है उसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। तो यह बता रहा है जन स्वास्थ्य की संकल्पना का अर्थ है सभी लोगों की स्वस्थता की सुरक्षा और बढ़ावा देने के लिए समाज द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास ही जन स्वास्थ्य कहलाता है। स्वास्थ्य अर्थात जो शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखता है उसी को स्वास्थ्य कहते हैं, लेकिन यहाँ पर जन स्वास्थ्य के बारे में बता रहा है। तो जन स्वास्थ्य के लिए जन मतलब लोगों के स्वास्थ्य के लिए जो रक्षा और बढ़ावा देते हैं समाजों के द्वारा दिया जाता है उसे सामूहिक प्रयास के द्वारा ही होता है। इसके बाद कह रहा है जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य क्या है। तो यहाँ बताया गया है जन स्वास्थ्य पोषण का लक्ष्य अल्प पोषण, अल्प मतलब कम पोषित, और अति पोषण दोनों की रोकथाम करना तथा लोगों के अनुकूलतम पोषण स्तर को बनाए रखना। अर्थात पोषण के लिए आपको अल्प पोषण भी जरूरी है, अति पोषण भी जरूरी है। दोनों की रोकथाम के साथ ही इसका आप का लक्ष्य को निर्धारित कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए यहाँ पर कह रहा है कुपोषण। कु मतलब होता है खराब, अपोषण मतलब जिसको शरीर में कुपोषण हो जाता है, कुछ खराब हो जाता है, उसको अच्छी ढंग से तत्वों को नहीं दिया जाता है, उससे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ देखिए कु अर्थात बुरा और कुपोषण अर्थात बुरा पोषण। शरीर की आवश्यकता अनुसार उचित तथा निश्चित मात्रा में पोषण तत्व न ग्रहण करना ही कुपोषण कहलाता है। अर्थात कुपोषण के शिकार बहुत से लोग हो जाते हैं जिसे संतुलित आहार नहीं मिलता है, जिससे वे कुपोषण की शिकार हो जाते हैं। क्या है कुपोषण के प्रकार उसके बारे में यहाँ हम लोग देखते हैं। तो यहाँ देखिए बता रहा है कुपोषण के प्रकार। पहला होता है अपर्याप्त पोषण। अपर्याप्त पोषण मतलब उसे संतुलित मात्रा में अपर्याप्त रूप से जो पर्याप्त होता है वो अपर्याप्त रूप से कुछ नहीं मिलता है, इसके कारण ही होता है। क्या डिफिनेशन में लिखा हो अपनी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक निश्चित मात्रा में पोषक तत्वों से कम मात्रा अपने भोजन से प्राप्त करता है, उसके कारण वृद्धि और विकास रुक जाता है जिससे अनेक रोग उत्पन्न हो जाता है, उसे अपर्याप्त पोषण तत्व कहते हैं। जिसके बाद दूसरा का यहाँ कह रहा है असंतुलित पोषण। जब व्यक्ति को शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए निश्चित मात्रा में पोषण तत्वों के होने के स्थान पर पोषक तत्वों की मात्रा असंतुलित होती है, मतलब संतुलित के अनुसार नहीं होती है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्तियों का पोषण असंतुलित पोषण कहलाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जन पोषण
स्वास्थ्य का महत्व, क्या महत्व है उसके बारे में देखते हैं। तो 50 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत का मुख्य कारण है कुपोषण होता है। कुछ आंकड़े निम्न प्रकार से दिया गया है, अर्थात कुपोषण के शिकार बहुत से बच्चे होते हैं जिसको संतुलित आहार नहीं मिलता है, पूरी तरह से वे अस्वस्थ रहते हैं, वे संतुलित आहार नहीं ले पाते हैं। बहुत से कारण होता है जिसके कारण वे मुख्य रूप से कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। भारत में यह प्रतिदिन होते जा रहा है। तो चलिए देखिए, पहला पॉइंट यहाँ बता रहा है। तो पहला पॉइंट में हमारा यहाँ बता रहा है भारत में जन्म के समय 1/3 बच्चों का भार कम होता है। यह बाद में उसके विकास पर प्रभाव पड़ता है। माने बच्चों का जन्म लेने के वक्त जब उसका वजन कम हो जाता है तभी उससे प्रभाव पड़ता है। इसके बाद दूसरा का पॉइंट कर रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार के लगभग आधे बच्चे अल्प पोषण से पीड़ित होते हैं, जिसके कारण ये कुपोषण की शिकार होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट कहता है बच्चे और प्रौढ़ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे लोह, जिंक, विटामिन ए, फ्लोइंग अम्ल आदि के कारण भी होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है यदि समय पर इन समस्याओं को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो शारीरिक, मानसिक और संज्ञानात्मक विकास रुक जाता है। यह जीवन की उत्पादकता और गुणवत्ता पर प्रकाश प्रभाव डालती है। यदि हम कुपोषण का समाधान कर ले तो हम भारत के विकास और आर्थिक वृद्धि में सहायता हो सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट यहाँ कह रहा है भारत में अधिक समस्या अल्प पोषण है तथा अति पोषण भी बढ़ती जा रही है। धीरे धीरे बच्चे शारीरिक गतिविधियाँ कम करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त खाद्य पदार्थ कम स्वास्थ्य कारण हो गई है। अतः भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात यहाँ अल्प पोषण एवं कुपोषण दोनों ही है, जिससे डॉक्टर, आहार विशेषज्ञ और सरकारों के सामने चुनौती खड़ी हो रही है। इसके बाद अगला देखते हैं जन्म के समय उनका भार 2.5 केजी से कम होना, अर्थात जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको वजन 2.5 केजी से कम हो जाता है, वे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो इस कमी के साथ ही जीवन प्रारंभ करने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य, वृद्धि एवं विकास की सभी अवस्थाओं भी निम्न स्तर का ही रहता है। कुपोषण का दोहरा भार क्या है? यदि सरकार कुपोषण की समस्या पर नियंत्रण पा लेती है तो भारत के विकास और आर्थिक गतिविधियां की दर में वृद्धि हो जाती है, अगर वह कुपोषण पर पा जाता है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत में पोषण संबंधित समस्याएं, क्या पोषण संबंधित समस्याएं हैं उसके बारे में। तो पहला पॉइंट है हमारा प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण समस्याएं। यह जरूरत से कम भोजन देने या ऊर्जा और प्रोटीन का कम ग्रहण करने से होता है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का खतरा अधिक होता है। पोषण और ऊर्जा की कमी से होने वाली गंभीर अल्प पोषण मरमरा कहलाता है और प्रोटीन की कमी से कोशिश की ओर हो जाती है, कुपोषण हो जाती है। इसके बाद अगला कह रहा है सूक्ष्म पोषण की कमी। यदि आहार में ऊर्जा और प्रोटीन की मात्रा कम होती है तो इसमें अन्य सूक्ष्म पोषण जैसे खनिज एवं विटामिन की मात्रा कम होने की भी संभावना होती है। तो तत्व विटामिन ए, आयोडीन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन डी की कमी होती है। इसके बाद अगला देखते हैं लोह तत्व की कमी से अरक्तता। यह तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना काफ़ी कम हो जाता है, जिसके कारण रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। शरीर में ऑक्सीजन के पहुंचने के लिए हीमोग्लोबिन की आवश्यकता होती है। कोई भी शारीरिक कार्य करने पर अंततः सांस फूलने लगती है। इसकी कमी गर्भवती महिलाओं, किशोरियों और बच्चों में पाई जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं विटामिन ए की कमी। तो विटामिन ए स्वास्थ्य एथिलीलियम, सामान्य दृष्टि, वृद्धि और रोग प्रतिरोधकता के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है और संक्रमण का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके बाद देखते हैं आयोडीन की कमी। आयोडीन हीनता विकास, सामान्य मानसिक और शारीरिक वृद्धि और विकास के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। इसकी कमी के कारण इसकी कमी से एथेरोटिक ग्रंथि बढ़ जाती है और यह बढ़ा हुआ
ग्वालिटियर कहलाता है। गर्भावस्था में आयोडीन की कमी से भ्रूण में भी मानसिक मदनता और शारीरिक कमी हो जाती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं पोषण समस्याओं का समाधान करने के लिए कार्यनीतियाँ। तो पहला होता है राष्ट्रीय पोषण नीति 1993 में। इसे महिला और बाल विकास से विभाग ने तैयार किया है। दूसरा का पोषण की समस्याओं को कम करना। तीसरा का 0 से 6 वर्ष आयु वाले बच्चे, गर्भवती महिलाओं, दूधपान कराने वाली माताओं के लिए समेकित बाल विकास सेवाएं। इसके बाद आवश्यक खाद्य पदार्थों का पुष्टिकरण। इसके बाद कम कीमत वाले पोषक पदार्थों का उत्पादन। इसके बाद संवेदनशील वर्गों को सूक्ष्म पोषकों की कमी पर नियंत्रित लाना। इसके बाद हम देखते हैं पोषण संबंधित समस्याओं से जूझने के लिए बनाई गई नीतियाँ। क्या नीतियाँ हैं? तो पहला नीति है आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ। आहार अथवा भोजन आधारित कार्य नीतियाँ वे व्यापक योजनाएं हैं जो पोषण की हीनताओं को कम करने के लिए भोजन को माध्यम के रूप में प्रयोग करते हैं। वे सूक्ष्म पोषकों की कमी को रोकने के लिए सूक्ष्म पोषक समृद्धि खाद्य पदार्थों के उपयोगों को बढ़ावा देती है। इस योजना के लाभ लंबी अवधि तक मिलती रहती है और ये लागत प्रभावी होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भोजन आधारित उपयोग है आहार में परिवर्तन, भोजन पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, घरेलू बागवानी आदि। इसके बाद देखते हैं पोषण आधारित दृष्टिकोण। पोषण आधारित दृष्टिकोण जिसमें संवेदनशील समूहों को पोषण पूर्वक भोजन पदार्थ दिए जाते हैं। यह भारत में विटामिन ए और लौह तत्व के लिए उपयोग की जाने वाली एक अल्पावधि नीति है। इसके बाद हम लोग देखते हैं देश में चल रहे पोषण का कार्यक्रम। तो पहला पोषण का कार्यक्रम है एकीकृत बाल विकास योजनाएं। दूसरा का पोषणहीनता नियंत्रण कार्यक्रम। तीसरा का आहार पूरक कार्यक्रम। चौथा भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। पांचवा स्वराज्य एवं वैधानिक रोजगार योजनाएं जिसको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कहते हैं। इसके बाद बता रहा है स्वास्थ्य देखभाल क्या है। स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य एक मूलभूत अधिकार है। यह सरकार का दायित्व कि वह नागरिकों को समुचित स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराए। भारत में स्वास्थ्य देखभाल 3 स्तरों पर की जाती है। पहला होता है तो प्राथमिक स्तर, व्यक्ति, परिवार या समुदाय का स्वास्थ्य सेवाओं से पहला संपर्क होता है। यह प्राथमिक सेवा केंद्रों द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। द्वितीय स्तर पर अधिक जटिल स्वास्थ्य समस्याओं का निदान जिला अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा किया जाता है। तृतीय स्तर स्वास्थ्य देखभाल का उच्चतम स्तर है। यह अधिक जटिल समस्याओं का सुलझाया जाता है। पहले एवं दूसरे स्तरों पर नहीं सुलझाया जा सकता। तृतीय स्तर के संस्थानों में मेडिकल कॉलेज के अस्पताल, क्षेत्रीय अस्पताल और अखिल भारतीय आयुष्मान संस्थाएं होती है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कार्य क्षेत्र। तो पहला पॉइंट होता है जन पोषण विशेषज्ञ की भूमिका। पोषण स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण निर्धारक है। जन पोषण विशेषज्ञ सामूहिक पोषण विशेषज्ञ भी कहलाती है। वे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रशिक्षित और साधन संपन्न होता है। एक सामुदायिक पोषण विशेषज्ञ निम्न परिस्थितियों में कार्य करता है। पहला पॉइंट होता है अस्पतालों द्वारा रोकथाम तथा शिक्षा के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने के रूप में। दूसरा का पॉइंट होता है राष्ट्रीय समेकित बाल विकास सेवाओं में भाग लेने के रूप में। तीसरा का पॉइंट होता है सरकारी स्तर पर परामर्शदाता के रूप में। चौथा पॉइंट होता है सरकार के सारे विकासात्मक कार्यक्रमों में कार्य करने के रूप में। पांचवा पॉइंट होता है पोषण विशेषज्ञ या स्कूल में स्वास्थ्य परामर्शदाता के रूप में। तो इस तरह से आपका चैप्टर 3 है। तो आई होप ये वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।